मैं अपने भाई की बात सुनकर फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। मुझे न अपने कानों पर यकीन था, ना ही उस पर। कैसे अल्फाज मैं अपने भाई के मुंह से सुनूंगी। मैंने कहा, भाई आप होश में तो हो। वह नशे में आकर अपने पाँव पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लड़खड़ाते कदमों से मेरे कमरे की दीवार से लगकर दीवार के सहारे खड़ा हो गया। कहने लगा, हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, रात को तैयार रहना। मैंने डर कर कहा कि मैं ऐसा कोई पाप नहीं करूंगी। कहने लगा, अगर तुम शराफत से ना मानी तो मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। ये कहकर वो नशे से चूर मेरे कमरे से बाहर निकल गया और देखते ही देखते इसने मेरा कमरा बाहर से लॉक कर दिया। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं अपने नशेड़ी भाई से ये उम्मीद नहीं कर सकती थी। मैं फौरन दरवाजे के पास आ गई और जोर जोर से दरवाजा बजाने लगी, रोने लगी, मगर दरवाजा नहीं खुला था। पूरी रात मैंने रोकर गुजारी थी। दरवाजा पूरा दिन बंद रहा। मैं भूखी प्यासी कई बार दरवाजा पीटती रही, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा था। शायद इसलिए कि मेरा भाई मुझे जिस घर में लाया था, यहाँ पास में कोई ज्यादा रहता ना था। मुझे नहीं पता था कि वो अपने नशे की लत पूरी करने के लिए इस हद से भी गुजर सकता है। बहन भाई जैसे पवित्र रिश्ते को यूं गंदा कर सकता है। ये एक सुनसान सा इलाका था, करीब कोई घर भी ना था सिवाय इस एक घर के जिसमें मैं और मेरा भाई रहते थे। मेरा भाई जब मुझे यहाँ धोखे से लेकर आया तो मैंने कहा, आप मुझे कहाँ ले आए हैं, यहाँ तो आबादी ही नहीं है। वो कहने लगा, जब ही तो इतना बड़ा घर इतना सस्ता मिल गया है। मैंने कहा, मुझे यहाँ डर लग रहा है, यहाँ आसपास कोई नहीं रहता, मुझे वापस अपने पुराने घर में जाना है। वो कहने लगा, अब यही हमारा घर है, वो घर मैंने बेचकर ये खरीद लिया है। वो मुझे इस सुनसान से घर में ले आया। वो हमारे पुराने घर से बहुत बड़ा था, लेकिन मुझे डर सा लग रहा था। अभी कुछ ही दिन हुए थे हमें यहाँ आए हुए, तो भाई ने अपना असली मकसद भी बता दिया। वो मुझसे धंधा करवाना चाहते थे और मेरे पैसे से अपने नशे की लत पूरी करना चाहते थे, जो पुराने घर में ना हो सकता था, क्योंकि वहाँ पड़ोस में रहने वाले लोग मेरी माँ की मौत के बाद मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं इस वक्त कमरे में बंद अपनी किस्मत पर रो रही थी। भूख प्यास को बर्दाश्त करके मैं निढाल सी हो गई थी। दिन से दोबारा रात हो चुकी थी कि जब कमरे का दरवाजा खुला। सामने एक पक्की उम्र का हट्टा खट्टा आदमी था। इसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वो मुझे देखकर बड़ी ही गंदी हंसी हंस रहा था। मैं कई कदम पीछे हट गई। इस आदमी ने दरवाजा बंद किया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। इसके गलत इरादे देखकर मैं रोने और चिल्लाने लगी कि मुझे हाथ मत लगाना, मैं इस पाप के लिए राजी नहीं हूँ। वो कहने लगा, मैंने तुम्हारे भाई को मुंह मांगी कीमत तय की है तुम्हारी। ये कहकर वो मेरे पास आ गया। मैंने पूरी जान से उसको धक्का दिया। वो पीछे जा गिरा था। मैं जल्दी से कमरे के दरवाजे की तरफ जाने लगी, लेकिन इससे पहले ही वो मुझे बाजू से पकड़ चुका था और इस बार बहुत गुस्से में था। मुझे एक गाली बकी और बेड पर पटक दिया। मेरा सर बेड के किनारे पर जा लगा था। मेरा सर बहुत जोर से लगा था कि मुझे चक्कर से आने लगे। कुछ मैं पूरे दिन की भूखी प्यासी भी थी। खुद में इतनी हिम्मत नहीं रखती थी कि सामने वैसी धरिंदे इंसान से अपने बचाव के लिए लड़ सकती। सुबह का सूरज मेरे लिए बर्बादी का नया सामान लेकर निकला था। वो आदमी मेरे मुंह पर पैसे फेंक कर बड़ी अजीब नजरों से मुझे देख कर कहने लगा, बड़ी अकड़ रही थी रात को मेरे सामने, देख लिया अपना अंजाम। ये मर्दों की दुनिया है, तुम जैसी लड़की सिर्फ बिकने के लिए ही होती है। आइंदा जब मैं आऊं तो झुककर मेरे सामने आना, वरना आज से ज्यादा बुरा हश्र करूंगा तुम्हारा। वो कमरे से जा चुका था और मेरे आंसू मेरी आंखों से बहकर तकिए भिगोने लगे थे। इस आदमी ने एक वैश्याना सलूक मेरे साथ बरता था। मेरे चेहरे और बाजू पर इतने जलती सिगरेट बुझाई थी। मैं रोती चिल्लाती बिलबिलाती रही और वो मेरी तकलीफ पर कहके लगाता रहा। कहने लगा, ये मुझे धक्का देकर पीछे गिराने की सजा थी। मेरा जी चाहा जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मेरी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैं भूख और तकलीफ को सहन कर बिल्कुल निढाल हो चुकी थी। जब मेरा घटिया भाई मेरे कमरे में आया, मेरा बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर नजरें बदल ली। मेरे बेड पर बिखरे नीले नोट देखकर इसकी आंखें चमकी थी। इसने किसी भूखे कुत्ते की तरह से वो नोट झपटे थे और कमरे से बाहर निकल गया। मेरा कमरा फिर से लॉक हुआ था, लेकिन इस बार मैंने कोई रोना पीटना नहीं किया। मुझ में इतनी हिम्मत ही कहाँ बची थी। कुछ देर बाद मेरा भाई मेरे लिए नाश्ते की ट्रे ले आया। पूरियां, चने, चाय की ट्रे मेरे सामने रखकर कहने लगा कि पेट भर के खा ले, तेरे ही पैसों से लाया हूँ। मेरा जी चाहा इसके मुंह पर थूक दूं या वह ट्रे उठाकर इसके मुंह पर फेंक दूं। मैंने गुस्से से इसकी तरफ देखा, जिसे अपने किए पर जरा भी शर्मिंदगी ना थी। फिर मुझसे कहने लगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें यूं कैद करके। अगर तुम आराम से मेरी बात मान जाती तो मुझे ये सब ना करना पड़ता। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। बहनें तो भाई की इज्जत होती है, उसकी चहीती होती हैं। वो तो अपनी बहन की तरफ उठने वाली मैली आंखों को भी फोड़ देते हैं, भरे बाजार में लड़ पड़ते हैं,
ये कैसा भाई था जो बहन के कमरे में एक गैर आदमी को खुद लाया था, सिर्फ कुछ हजार के नोटों के खातिर। मेरी आंखों से कई आंसू बहकर मेरे गालों पर लगे जख्म पर किसी नमक की तरह से चुभ रहे थे और मुझे तड़पा रहे थे। लेकिन ये शायद मेरी तकलीफ भरी जिंदगी की शुरुआत थी। असली मौत तो उस वक्त हुई जब मेरे सगे भाई ने अपना नशा पूरा करने के लिए मेरे साथ। मेरे बाप का देहांत इस वक्त हुआ जब हम दोनों बहन भाई बहुत छोटे थे। मेरी माँ ने बाबा के देहांत के कुछ ही समय बाद लोगों के झूठे बर्तन मांजने शुरू कर दिए थे ताकि हमारा पेट भर सके। पूरा दिन माँ लोगों के घरों में काम करती, शाम को थकी हारी आती तो घर के कामकाज करने लगती। मैं इस वक्त 7 साल की थी, लेकिन अपनी माँ की खातिर मैंने अपनी उम्र से पहले ही घर के सारे काम संभाल लिए थे। अभिषेक भाई उस वक्त 10 साल के थे, लेकिन काम कुछ नहीं करते थे। जैसे ही माँ काम पर जाती वो भी घर से बाहर निकल जाते। पूरा दिन गली के आवारा लड़कों के साथ घूमते फिरते रहते। माँ के घर आने से पहले घर आ जाते और मुझसे कहने लगते कि माँ को ये मत बताना कि मैं बाहर गया था। साथ ही अपनी जेब से मुझे टॉफी निकाल कर देते, मैं भी खुशी से रख लेती और माँ से भाई की कोई शिकायत न लगाती। मगर एक बार जो मेरी आंखों ने देखा, मेरे होश उड़ गए थे। वो 10 साल के थे। एक बार रात के वक्त माँ गहरी नींद सो रही थी जब मेरी आंख अचानक से खुल गई। मैंने देखा तो भाई की चारपाई खाली थी। आधी रात को भाई कहाँ जा सकता था। मुझे शुरू से ही अपने भाई से बहुत मोहब्बत थी। हम 2 ही तो बहन भाई थे, फिर बहनों को भाई से ज्यादा मोहब्बत होती ही है, ये तो जाहिर सी बात है। मैं कमरे से दबे पाँव बाहर आई तो भाई सहन में बिछी चारपाई पर बैठा सिगरेट पी रहा था और साथ साथ खास भी रहा था। मैं ये देख कर चौंक सी गई थी, इतनी सी उम्र में वो सिगरेट पी रहा था। मैं फौरन से भाई के पास आ गई। वो मुझे सामने देख कर बौखला सा गया था। सिगरेट के धुएं की वजह से इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे देख कर पहले तो इसने सिगरेट अपने पीछे छुपा ली, लेकिन मैं देख चुकी थी। मैंने कहा, मैं अभी माँ को बताती हूँ कि आप सिगरेट पी रहे हैं। मेरी बात सुनकर भाई की रंगत उड़ी थी। उन्होंने फौरन से सिगरेट बुझा दी और फिर मुझसे कहने लगे कि तुम मेरी प्यारी बहन हो, माँ से कुछ मत कहना, मैं तुम्हें कल 2 टॉफियाँ ला कर दूंगा। मैं फौरन से मान गई क्योंकि मुझे तो टॉफी चॉकलेट बहुत पसंद थी। इसके बाद तो भाई अपनी इन हरकतों में बढ़ोतरी करते ही चले गए। पहले सिगरेट के आदी हुए, इसके बाद नशे के। सिगरेट पीने लगे, रात को देर से घर आने लगे। जब माँ सो जाती तो वो घर से बाहर निकल जाता। मुझसे कहता कि मैं सहन में बैठकर इसका इंतजार करूं, जब वो आए तो चुपके से दरवाजा खोल दूं ताकि माँ को खबर ना हो, और बदले में वो मुझे चॉकलेट ला कर देगा। मैं नहीं जानती थी कि मेरी छोटी सी लालच मुझे कितनी महंगी पड़ेगी। अगर मैंने माँ को उसी वक्त बताया होता तो माँ अभिषेक भाई को इसी वक्त रोक लेती, लेकिन मैं तो कुछ चॉकलेट के खातिर भाई के राज छिपाने वाली बन बैठी थी। एक दिन जब भाई घर आया तो उसके मुंह से अजीब सी बदबू आ रही थी। इसकी आंखें लाल हो रही थी और इसके कदम भी बुरी तरह से डगमगा रहे थे। वो घर में दाखिल होते ही सहन की चारपाई पर ढह गया और सो भी गया। इस वक्त वो 15 साल का था जब इसने शराब पी थी, लेकिन मैं माँ को फिर भी कुछ बता नहीं पाई क्योंकि मुझे चॉकलेट की लालच थी। भाई अब जुआ भी खेलने लगा था और जब जुआ जीत जाता तो मुझे अच्छे अच्छे खाने खिलाता। मुझे नहीं पता था कि जुआ बुरी चीज है। मैं रोज भाई के लिए भगवान से मिन्नतें करती कि वो जुआ जीत के आए, क्योंकि माँ की मेहनत के पैसों से बस दाल रोटी ही पकती थी। माँ जब सो जाती, भाई घर से बाहर निकल जाता, जुआ जीत कर अच्छे अच्छे खाने लाता, हम दोनों मिलकर खाते। जब वो 16 साल का हुआ तो माँ ने उसे एक वर्कशॉप पर नौकरी पर लगवा दिया। भाई बस कुछ घंटे ही नौकरी करता, बाकी जुआ खेलने लगता। वर्कशॉप के मालिक ने माँ को भाई के बारे में सब कुछ बता दिया कि तुम्हारा बेटा नशा करता है, जुआ खेलता है, नौकरी भी ठीक से नहीं करता। मेरी माँ तो ये सब सुनकर रोने लगी, अपना सर पकड़कर बैठ गई। पहली बार माँ ने भाई को बहुत मारा था और खुद भी बहुत रोई थी। मैं मेहनत मजदूरी करती रही ताकि तुम लोग ऐसे गलत कामों से बचते रहो, और तुमने खुद को किन चक्करों में फंसा लिया है। अभिषेक मेरा भाई उस वक्त इस नशे की बुरी तरह से आदी हो चुका था। माँ की मारपीट उस पर बेअसर हो चुकी थी। अब वो पूरा पूरा दिन घर बैठा रहता, रात को एक पाउडर लाता और कागज का होल बनाकर इस पाउडर को इस होल के जरिए सूंघता। वह पाउडर नाक के जरिए भाई के अंदर चला जाता और फिर वो दुनिया से बेखबर हो जाता। मेरी माँ इसे एक नशा मुक्ति हॉस्पिटल में भी ले गई ताकि इसका इलाज हो सके, लेकिन वो वहाँ से भी भाग आया। अब वो माँ की तनख्वाह भी चोरी करने लगा था। इसे जब तक नशा ना मिलता वह बेचैन सा होने लगता, वो रोने लगता, पागल सा हो जाता, घर के बर्तन जमीन पर पटकने लगता। अब तो माँ भी इसके जुनून और पागलपन को देखकर डर जाती थी। वक्त यूं ही गुजरने लगा था। मेरा भाई 20 साल का हो चुका था और मैं 17 साल की। जब एक दिन भाई माँ से पैसे मांग रहा था, माँ ने इनकार कर दिया। वो पहले तो घर की चीजें तोड़ने लगा, लेकिन माँ ने फिर भी इसे पैसे ना दिए। वह नशा ना मिलने की वजह से दीवानगी पर उतर आया था।
उसने माँ का गला दबाना शुरू कर दिया। ये देखकर मैं भाई से माँ का गला छुड़वाने लगी, लेकिन वो माँ को छोड़ने को तैयार ही ना था। मुझे भी जोर से धक्का दिया। मैं फर्श पर जा गिरी। वो बार बार माँ से पैसों को कह रहा था, साथ साथ ही माँ का गला भी घोटा था। जब तक मैं दोबारा उठ के भाई के पास आई ताकि उनसे माँ को छुड़वा सकूं, उस वक्त तक माँ मर चुकी थी। ये देखकर मैं चिल्लाने लगी, रोने लगी। भाई का जुनून भी एकदम खत्म हो गया। इसने जैसे ही माँ का गला छोड़ा, माँ का मुर्दा वजूद जमीन पर गिर गया। ये देखकर भाई की रंगत भी उड़ गई थी। मेरे रोने की आवाज सुनकर मोहल्ले वाले हमारा दरवाजा बजाने लगे। भाई मुझसे कहने लगा कि भगवान के लिए मुझे बचा लो, मैंने जानबूझकर माँ को नहीं मारा। मुझे तो खुद भी होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर तुमने मोहल्ले वालों को ये बता दिया कि मैंने माँ का गला घोटा है तो ये मोहल्ले वाले मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे और पुलिस मुझे फांसी चढ़ा देगी। क्या तुम मुझे मरते देख सकती हो? मैं अभी माँ के गम में ही तड़प रही थी। भाई को फांसी कैसे चढ़वा सकती थी? इस वक्त वो खुद भी रो रहा था और उसने जो कुछ माँ के साथ किया वो वाकई जुनून से भरा हुआ था। मैंने इस बार भी अपने भाई की मान ली। इसके हर छोटे जुर्म पर जैसे बचपन में पर्दा डालती आई थी, अब बड़े जुर्म पर भी इज्जत की चादर डाल दी और अपने होठ सी लिए। लेकिन इसका सिला मुझे क्या मिला था? इसका सिला मुझे ये मिला कि इसी भाई ने मेरी इज्जत को तार तार करके रख दिया था। कहते हैं कि बहनें भाइयों पर जान मार देती है और मैं इज्जत वार चुकी थी। इसके नशे ने पहले मुझसे मेरी माँ छीनी थी और आज इज्जत। वो मुझे इस मोहल्ले से निकाल कर इस बियाबान जंगल में ले आया, क्योंकि यहाँ मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मेरा भाई मेरे सामने नाश्ता रखकर जा चुका था। मैंने रोते रोते अपने पेट की भूख को भरा था। इससे पहले कि अभिषेक मेरे कमरे का दरवाजा लॉक करता, मैंने कहा, भाई मैं आपकी हर बात मानूंगी, दरवाजा लॉक मत करना। फिर यही हुआ था। अभिषेक मेरी तरफ से बेफिक्र हो गया था और चला गया। जब वो घर से बाहर गया तो मैं भी कमरे से बाहर निकल गई। मैं जानती थी कि वो अब बेगैरत हो चुका है, इसलिए मेरे पास एक ही रास्ता बचा था, वो ये कि मैं यहाँ से भाग जाती, क्योंकि मैं इस दलदल से भरी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। मैं जानती थी कि वो रात को फिर किसी को अपने साथ ले आएगा और खुद नशा करके सो जाएगा और वो लोग मेरी इज्जत पूरी रात बर्बाद करते रहेंगे। इसलिए एक चादर खुद पर ओढ़ कर अपना चेहरा छुपाए मैं घर से बाहर निकल गई। वो एक सुनसान बियाबान सा इलाका था। मुझे ये तक मालूम नहीं था मुझे जाना कहाँ है। बस मैंने अपना सफर शुरू कर दिया। दोपहर से रात हो चुकी थी, लेकिन मेरा सफर था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। मुझे वहाँ कहीं दूर दूर तक आबादी नजर नहीं आ रही थी। रात की स्याही भी छा चुकी थी और चल चल कर मेरे पाँव भी छिल चुके थे कि मुझे सामने एक रोड नजर आ गया। लेकिन शायद इस वक्त रात काफी हो चुकी थी, इसलिए वहाँ एक दो गाड़ियां ही गुजर रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं किस गाड़ी को रोक कर पनाह मांगूं, जब अपना ही घर मेरे लिए सुरक्षित नहीं रहा था। अपना सगा भाई ही मेरी रक्षा करने की बजाय मेरा दलाल बन चुका था, तो किसी और पर क्या भरोसा करती। मैं इन्हीं सोचों में गुम सुनसान सड़क के किनारे चल रही थी जब एक पुलिस की गाड़ी मेरे पास आकर रुक गई। ये देखकर मैंने सुकून का सांस लिया था कि अच्छा है, मैं पुलिस वालों को मिल गई हूँ। अब मैं अपने भाई के बारे में सब कुछ बता दूंगी। वो पुलिस इंस्पेक्टर मुझे सर से पैर तक देखने लगा। कहने लगा, ये लड़की इस वक्त यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मैं रोने लगी और रोते हुए सारी बातें इंस्पेक्टर को सुना दी। उसने कहा, ठीक है, तुम हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, कल हम तुम्हारे भाई को भी गिरफ्तार कर लेंगे और उन लोगों को भी जिन्होंने तुम्हें बर्बाद किया है। मैं यह सुनकर खुश हो गई। मैंने कहा, आप मुझे किसी अनाथालय में छोड़ दें। वो कहने लगा, हाँ हाँ क्यों नहीं। मैं उस पुलिस वाले की गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई, क्योंकि इस वक्त उस पुलिस गाड़ी में बस वही एक ऑफिसर था जो गाड़ी को चला रहा था। काफी देर गाड़ी अलग अलग रास्तों में चलती रही। मेरे होश उस वक्त उड़े जब वो पुलिस की गाड़ी उस घर के सामने जाकर रुकी थी जहाँ मेरे भाई ने मुझे कैद कर रखा था। इस घर के बाहर कुछ अलग अलग किस्म के मर्द खड़े थे। अभिषेक भी उनके साथ मौजूद था। मैंने देखकर इस इंस्पेक्टर की तरफ देखा जो अजीब सी हंसी हंस रहा था। वो गाड़ी से नीचे उतरा और एक शख्स से कहने लगा, सेठ, ले आया हूँ तेरी लड़की को वापस। साली खुद को बहुत होशियार समझ रही थी। यह सुनकर मेरा दिमाग चकराने लगा था। इस आदमी ने गाड़ी का दरवाजा खोला और मुझे बड़ी बेदर्दी से बाजू से पकड़कर नीचे उतारा। फिर मुझसे दहाड़ते हुए बोला कि तू मेरे कब्जे में है लड़की, जहाँ भी भाग कर जाएगी वापस यहीं आएगी, और तेरे भागने की सजा जो तुझे आज मिलेगी तो अपने लिए मौत मांगेगी, मौत। ये कहकर इसने मुझे मेरे बगैरत भाई के सामने इस पुलिस वाले की तरफ फेंका। मैं लड़खड़ाती हुई इसके पैरों से जा लगी थी। वो आदमी कहने लगा, तू इसे यहाँ वापस लाया है, इसलिए पहला हक तेरा ही है। यह सुनकर मैं अभिषेक को पुकारने लगी कि वह मुझे बचा ले। शायद अभिषेक के खून ने कुछ जोश मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन उस आदमी ने जेब से एक शराब की बोतल निकाली और अभिषेक की तरफ बढ़ा दी। कहने लगा, ये पी और दुनिया पर बादशाह बन जा। ये कहकर वो चार लोग मुझे घर के अंदर ले गए। अभिषेक घर से बाहर ही था। घर का दरवाजा बंद हो गया। सुबह मेरी हालत ये थी, मुझे इस कमरे से भी डर महसूस हो रहा था।
कमरे में हल्की सी आहट भी मुझे कांप जाने पर मजबूर कर रही थी। मेरे साथ जो 4 लोगों ने ज्यादती की थी, इसके बाद मैं समझ चुकी थी कि अभिषेक तो किसी के हाथ की कठपुतली बन चुका है। मैं किसी बहुत बड़े गैंग के हत्थे चढ़ चुकी हूँ। मेरे लिए भागना नामुमकिन है। मैंने जो अंजाम भाग जाने पर भुगता था, मैंने ये कोशिश छोड़ दी। वे लोग चोर और डाकू थे, जिनके घरों में पुलिस के चंद लोग और ऑफिसर भी शामिल थे। वो नशे की लालच देकर अभिषेक से चोरी भी करवाते थे और कत्ल भी। मेरा भाई बदमाश बन चुका था। एक नशे की पुड़िया के खातिर वो उन कुत्तों के तलवे चाटने को भी तैयार हो जाता था। शायद नशा ऐसी ही चीज है जिसे लग जाए इसके साथ साथ इसके घर वालों को भी बर्बाद करके रख देती है। मैंने अब भागने की कोशिश करनी छोड़ दी थी, इसलिए मुझ पर अब सख्ती भी कम कर दी गई थी। मगर एक दिन उन लोगों ने मेरे भाई को नशा नहीं दिया और उससे एक ऐसी बात कही कि रूह कांप जाए, और घर में बंद करके चले गए। घर में इस वक्त अभिषेक था। मैं बार बार मेन गेट पीट रहा था, कह रहा था कि अगर इसे नशा ना मिला तो वो मर जाएगा। वो तड़प रहा था, रो रहा था, लेकिन आज मुझे उस पर तरस नहीं आ रहा था। काफी देर वो घर की अलग अलग चीजें तोड़ता रहा, फिर मेरे पास आ गया। कहने लगा, मुझे नशा चाहिए वरना मैं मर जाऊंगा। मुझे कैसे भी कहीं से भी नशा ला कर दो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त अभिषेक की आंखें लाल होने लगी थी। इस पर जुनून सा सवार होने लगा था, वैसा ही जुनून जिससे इसने माँ को मार डाला था। मैं ये देख कर घबरा कर पीछे हट गई थी। वो कहने लगा, मुझे नशा चाहिए, मुझे नशा दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने इससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नशा देती हूँ, तुम पहले मुझसे दूर रहकर सामने कुर्सी पर बैठ जाओ। वो मेरी बात सुनकर सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। मैं किचन में चली गई थी। दूध फ्रिज से निकाला और इसे गर्म किया। फिर इस गर्म दूध में 4 से 5 चम्मच चूहे मारने की दवाई डाल दी और बाहर निकलकर वो गिलास भाई को पकड़ा दिया। मैंने कहा, इसमें नशा है, इसे पी लो और भूल जाओ दुनिया के सारे गम और आजाद हो जाओ। इसने वह दूध का गिलास एक ही घूंट में पी लिया। कुछ देर बाद ही वह सो गया, फिर कभी ना उठने के लिए। आज मैं ये सुन चुकी थी कि वह लोग मेरे भाई से क्या बात कह कर गए थे। वो बदमाश अभिषेक से कह रहे थे कि अगर तुम्हें नशा चाहिए तो अपनी बहन के साथ रात गुजारो। यह सुनकर अभिषेक ने साफ मना कर दिया था कि वो ये कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसकी बहन हूँ। इसलिए वो उसे नशा दिए बिना ही चले गए, क्योंकि वे जानते थे कि नशे के खातिर वह कुछ भी कर सकता है। ये एक ऐसी तकलीफ थी जो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया। वो चूहे मार दवा मैंने आज उन लोगों की शराब में डाल दी। ये जहरीली दवा मैंने उन लोगों के ड्राइवर से कहकर मंगवाई थी कि घर में चूहे बहुत हो चुके हैं, मुझे दवा डालनी है। वो ऐसी जहरीली दवा ले आए जो 2 मिनट में चूहों का काम तमाम कर दे, और ऐसा ही हुआ था। वह लोग वापस आए तो मैं अभिषेक की मौत पर रो रही थी। मैंने कहा, नशा ना मिलने पर अभिषेक मर गया है। लोगों ने अभिषेक को जला दिया। रात को मुझे शराब लाने का कहने लगे। मैंने वही शराब उनके सामने पेश कर दी, जिसे पीते ही आधे घंटे में वो लोग मर चुके थे। मुझे अपनी इस हरकत पर अफसोस ना था। मैं अपने पुराने घर चली गई थी और अब अपनी बाकी की जिंदगी गुजार रही हूँ। मुझे बस इस वक्त का अफसोस है जब अभिषेक ने पहली बार सिगरेट पी थी और मैंने इसकी बात को राज रखा था। अगर मैं ये बात उसी वक्त माँ से कह देती तो शायद आज ये सब ऐसे ना हुआ होता। मेरी माँ भी मेरे पास होती और मेरा भाई भी मेरे पास होता, और एक छोटी सी गलती हम सब की जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। धन्यवाद दोस्तों।